जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें कि आज हम लेकर आ चुके हैं स्थानीय स्वशासन की वीडियो। और एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि ये जो वीडियो है ये पूरा मैराथन होगा, मतलब इसमें हम पूरा स्थानीय स्वशासन के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपके लेखपाल एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेखपाल में पूरा का पूरा एक टॉपिक दिया गया है स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। और लेखपाल के अलावा UPSSC पेट का भी टॉपिक है। साथ ही ये पेट और लेखपाल दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा। और सभी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि दोस्तों हम पेट का पूरा कोर्स लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं फ्री में। और आपको बता दें कि ये आज संविधान की अंतिम वीडियो है, ठीक है। आज दोस्तों हमने UPSSC पेट के लिए संविधान पूरा कंप्लीट कर दिया इस वीडियो को लेकर के, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज पहली बार जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा आप प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। जैसे ही आप दोस्तों प्ले लिस्ट पे आएंगे आपको ये प्ले लिस्ट दिखेगा, ठीक है। UPSSC पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स, इस पर आप जाकर के पेट के लिए संपूर्ण पेट कोर्स दोस्तों आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा अगर आप साथियों स्टैटिक जीके क्लास लेना चाहते हैं सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो पुलिस हो, वीडियो हो, या फिर साथियों पेट का हो, या फिर वन रक्षक को, सबके लिए दोस्तों आपको UPSSC के किसी भी वैकेंसी के लिए दोस्तों आप ये वाली स्टैटिक जीके क्लास ले सकते हैं। या फिर साथियों आप वीडियो और वन रक्षक के लिए साथियों हिंदी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ा दिया है। और यूपी पुलिस 2022 के लिए हिंदी दोस्तों संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ से मिलने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि सभी एग्जाम के लिए आप यूपी स्पेशल यहाँ से पढ़ सकते हैं। संपूर्ण यूपी स्पेशल हमने कंप्लीट करा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं आपके UPSSC पेट का ये कोर्स है, ठीक है, जिसमें से हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में देख रहे थे। और ये दोस्तों आज के इसी वीडियो से ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमने पहले वीडियो में साथियों भारत का संविधान देखा था, ठीक है। दूसरे वीडियो हमने संविधान की विशेषताएं देखी थी। तीसरे वीडियो हमने नीति से तत्व देख लेते हैं। चौथे में मौलिक अधिकार, पांचवें में मूल कर्तव्य साथियों, और छठे में संसदीय प्रणाली, और सातवीं वीडियो में हमने संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध देख लिया था। और 8वीं में हमने न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय, और 9वीं वीडियो दोस्तों उच्च न्यायालय देखा था। और 10वीं वीडियो हमने जिला प्रशासन के बारे में देख लिया। और 11वीं और अंतिम वीडियो साथियों होगी आज की, जिसमें हम स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बेहतरीन ढंग से देखने वाले। और आपको बता दें यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का टॉपिक स्थानीय स्वशासन। देखिए हम स्थानीय स्वशासन के बारे में देखने वाले। देखिए स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा की अगर बात करें तो क्या होता है, देखिए किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के द्वारा ही अपने क्षेत्र के शासन में भाग लेना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। समझिएगा, जैसे आप देखते होंगे साथियों कि ग्राम पंचायत, जैसे आपके गांव का प्रधान होता है ना साथियों, वो स्थानीय स्वशासन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपके ग्राम का प्रधान होगा वो आपके गांव का ही निवासी होगा। समझ रहे हैं, मतलब आपके गांव का ही निवासी होगा जो कि आप पे शासन करेगा, ठीक है। स्थानीय मतलब होता है आपके आसपास का, और स्वशासन मतलब कि स्व मतलब खुद के द्वारा शासन करना, ठीक है। मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा, वहीं के लोगों के द्वारा वहीं शासन करना, वो क्या होता है स्थानीय स्वशासन। समझ सकते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे कोई मान लिया, देखिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, मान लिया कोई सांसद है साथियों, ठीक है। जैसे हम अपने रायबरेली जिले के सांसद की बात कर लें तो हमारे यहाँ से सोनिया गांधी जी हैं। कौन है? सोनिया गांधी जी। तो सोनिया गांधी जी देखिए क्या हमारे रायबरेली की हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारे रायबरेली दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है, फिर भी दोस्तों ये यहाँ की क्या है? सांसद हैं। तो ये दोस्तों स्थानीय स्वशासन नहीं होगा, क्योंकि हमारे बीच से नहीं है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन क्या होता है, जैसे आप गांव का प्रधान देखते तो गांव का प्रधान जो होगा वो आपके गांव का ही होगा दोस्तों। ये होता है स्थानीय स्वशासन, मतलब जो आपके बीच का नेता हो वही दोस्तों उसमें चुना जाए, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। समझ गए बिल्कुल अच्छे से। तो देख लेते हैं परिभाषा एक बार दोबारा से, कि किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के द्वारा ही अपने क्षेत्र के शासन में भाग लेना ही क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। बिल्कुल सही समझ गए होंगे कि भैया जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं वहां दोस्तों अपने ही आसपास के लोग हम पे शासन करते हैं, यानी कि प्रधान बनते हैं, मुखिया बनते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम परिभाषाएं देख लें कि देखिए
DF कोल के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा कि स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। मतलब अपने सीमित क्षेत्र में, मतलब जैसे गांव है छोटा सा, तो उसी में अपने अधिकारों को वो उपयोग करता है साथियों, इसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों बहुत अच्छा ये चीज है कि आपसे पूछेगा स्थानीय स्वशासन किसको सुनिश्चित करता है दोस्तों, विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। तो याद रखेंगे यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन किसको सुनिश्चित करता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो दोस्तों ये किसको करता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। समझिएगा एक क्या होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। समझिएगा विकेंद्रीकरण क्या होता है, देखिए केंद्रीकरण में सबसे पहले क्या होगा, केंद्र होगा, फिर राज्य होगा, फिर जिला होगा, फिर ब्लॉक होगा, फिर ग्राम होगा। कहने का मतलब क्या है, केंद्रीकरण का मतलब ये है साथियों कि आप पहले कहते हैं पहले केंद्र का विकास करिए, उसके बाद अपने आप राज्य का विकास हो जाएगा। जब राज्य का आप विकास करेंगे तो जिला का अपने आप हो जाएगा, जिला का आप विकास कर देंगे तो ब्लॉक का अपने आप विकास हो जाएगा, और ब्लॉक का विकास कर देंगे तो ग्राम का विकास हो जाएगा। यानी केंद्रीकरण में दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ देखिए विकास हो रहा है ना, मतलब कि पहले केंद्र का होगा, फिर राज्य का होगा, फिर जिला का होगा, फिर ब्लॉक का होगा, फिर गांव का होगा। ठीक है, मगर साथियों विकेंद्रीकरण में क्या होता है, ये छोटे से बड़े की तरफ दर्शाता है। यानी कि इसमें कहा गया है विकेंद्रीकरण में क्या कहा गया, पहले आप देखिए गांव का विकास करिए। अब देखिए गांव का विकास होगा तो अपने आप देखिए एक ब्लॉक के अंतर्गत कई सारे गांव, तो जब गांव सब विकास हो जाएंगे, उनका विकास हो जाएगा तो अपने आप एक ब्लॉक का विकास हो जाएगा। जब सभी ब्लॉक का विकास हो जाएगा दोस्तों अपने आप एक जिला का विकास हो जाएगा, और जब जिला का विकास हो जाएगा तो अपने आप राज्य का विकास हो जाएगा, और जब राज्यों का विकास होगा ना तो पूरे पूरे देश यानी पूरे केंद्र का विकास हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहना चाहूं तो देखिए केंद्रीकरण में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ विकास करना, ऊपर से नीचे तरफ है ना। जो लोकतांत्रिक है दोस्तों वो ऊपर से नीचे तरफ, जैसे केंद्र है, फिर दोस्तों केंद्र से छोटा होगा राज्य की तरफ, फिर राज्य से छोटा जिला, फिर ब्लॉक, फिर सबसे छोटा गांव। ठीक है, मगर विकेंद्रीकरण का होता है छोटे से ऊपर को बढ़ना। ठीक है, एक गांव का विकास करना, फिर गांव के बाद ब्लॉक हो जाएगा, विकास विकसित हो जाएगा, फिर अगर ब्लॉक होगा फिर उसके बाद जिला विकसित होगा, फिर जिला अगर होगा तो राज्य होगा, फिर राज्य हो जाएगा तो केंद्र हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, मतलब छोटे पायदान से ऊपर की ओर बढ़ना दोस्तों, ये होता है विकेंद्रीकरण। दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दोस्तों महात्मा गांधी इसके पक्ष में भी थे, है ना, कि वो कहते थे आधा देश हमारा, मतलब कि गाँव में ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है ना। चलिए, तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण आप समझ गए बिल्कुल अच्छे से। देखिए एक बार दोबारा होता है, केंद्रीकरण का होता है केंद्र से नीचे की ओर दोस्तों विकास करना, और नीचे से अगर ऊपर की ओर चलते हैं गांव, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर केंद्र, फिर राज्य, फिर केंद्र, तो वो दोस्तों विकेंद्रीकरण होता है ना, विकेंद्रीकरण। चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए समझिएगा स्थानीय स्वशासन आप जान गए कि आपके ही बीच के व्यक्तियों द्वारा आपके यहाँ पे दोस्तों चुनाव लड़ना, और उन्हीं द्वारा आपके द्वारा दोस्तों उनके आपके कामों को करवाना। ठीक वही क्या होता है, स्थानीय स्वशासन होता है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा, एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में, या नगरीय क्षेत्र में। ठीक है, देखिए गांव में आपको पता है गांव के कुछ अलग रीति रिवाज हैं, शहरों कुछ अलग हैं दोस्तों। इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक नगरीय क्षेत्र। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र भी दोस्तों आपको पता है वहां भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसे पहला ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत। ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और फिर जिला स्तर पर साथियों जिला पंचायत। तो आपसे पूछेगा ग्रामीण क्षेत्र कैसी पंचायत है दोस्तों, त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय। अब देखिए नगरीय क्षेत्र में दोस्तों ये भी त्रिस्तरीय है, नगर पालिका, फिर नगर पंचायत, फिर नगर निगम। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए स्थानीय स्वशासन का हम इतिहास भी देख लें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार टपक जाते हैं। चलिए अब देखिए समझिएगा, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो देखिएगा कि भारतीय ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। साथियों आपको बता दें कि सबसे पुराना वेद हमारा क्या है, ऋग्वेद। और देखिए ऋग्वेद से दोस्तों पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख मिलने लगा था। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, और ऋग्वैदिक काल में गांव प्रशासन की आधारभूत इकाई थी। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आधारभूत इकाई क्या थी दोस्तों, तो गांव था। क्या, गांव। और आपको बता दें कि सन 1864 में भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। देखिए स्थानीय स्वशासन को 1864 में दोस्तों उस समय अंग्रेजी शासन था भारत में ना। देखिए भारत सरकार तो था मगर अंग्रेजी सरकार थी ना, तो उन्होंने दोस्तों इसको मान्यता प्राप्त की।
मान्यता प्रदान कर दी। मगर साथियों आपको बता दें कि 1870 का समय आता है, ठीक है, देखिए 1864 में मान्यता प्रदान की गई और दोस्तों 1870 का समय आता है ना जब, तो दोस्तों यहाँ होते हैं मेयो, देखिए इनके सामने हम लॉर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक, उसके काबिल नहीं है, ठीक है, तो ये मेयो होते हैं। मेयो ने दोस्तों स्थानीय स्वशासन को कार्यात्मक शक्ति तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान की। देखिए कोई भी काम करेगा, मान लीजिए दोस्तों अगर प्रधान जीतता है साथियों, तो उसके लिए कुछ काम करने की शक्ति होनी चाहिए, भैया हाँ खरीदा बना ले, ठीक, और उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए भाई, बिना पैसे वो अपने जेब से थोड़ी लगाएगा, ठीक है, तो उसीलिए समझिएगा कि 1870 में मेयो ने दोस्तों स्थानीय स्वशासन को कार्यात्मक शक्ति तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान की दोस्तों। और यही से दोस्तों याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले दोस्तों किसने शक्तियां प्रदान की, तो मेयो द्वारा, ठीक है, कब 1870 में। और देखिए एक चीज इनसे और याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। हालांकि साथियों आपको याद रखना है कि सबसे पहले जनगणना पता किसने करवाई थी, लॉर्ड मेयो ने, है ना, मेयो ने ही सबसे पहले जनगणना कराई थी 1872 में। और उसी व्यक्ति ने दोस्तों सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को कार्यात्मक शक्ति और वित्तीय शक्तियां कुछ कुछ प्रदान कर दी थी ना। तो याद रखेंगे जिसने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को थोड़ी शक्तियां दी थी उसी ने सबसे पहले जनगणना भी करवाई 1872 में, प्रथम जनगणना मेयो द्वारा, ठीक है। अब देखिए एक आता है रिपन प्रस्ताव 1882 में, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपन प्रस्ताव 1882 में याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ दोस्तों ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों एवं जिला स्तर पर जिला बोर्ड का गठन किया गया। साथियों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि रिपन प्रस्ताव 1882 में क्या किया गया, इसमें दोस्तों नगरीय, देखिए नगरीय तो स्थानीय संस्थाएं चल रही थी, उसके साथ साथ दोस्तों इसने गांव में भी काम किया। क्या किया, एक दोस्तों ग्राम पंचायत का विकास किया, फिर दोस्तों न्याय पंचायत का, और एक जिला स्तर पर दोस्तों जिला बोर्ड का गठन कर दिया। और याद रखेंगे रिपन के समय ही दोस्तों सबसे पहले नियमित रूप से जनगणना कराई गई, यानी हर 10 साल वाली जो जनगणना शुरू हुई ना वो रिपन के समय में हुई थी दोस्तों 1881 में। याद रखेंगे इसके द्वारा क्या किया गया, जिला बोर्ड का गठन किया गया। पूछा गया सबसे पहले जिला बोर्ड का गठन किसने किया, तो रिपन प्रस्ताव। और दोस्तों आपको बता दें कि इसीलिए देखो रिपन ने बहुत अच्छा काम किया था, किसके लिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के लिए। इसीलिए साथियों इसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। जो ये रिपन प्रस्ताव आया था ना दोस्तों, जो रिपन प्रस्ताव आया इसे ही क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का दोस्तों थोड़ी बहुत शक्ति देना ना, मतलब थोड़ी से क्या होते साथियों, उनका शोषण जो होता है दोस्तों उसमें थोड़ा सा शक्तियां देना, छूट देना दोस्तों, वही स्थानीय स्वशासन, हम उसको मैग्ना कार्टा बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार, क्योंकि वो हमें शक्तियां प्रदान करते हैं, ठीक है, तो वही चीज समझ सकते हैं। तो रिपन प्रस्ताव को ही दोस्तों कब आया था, 1882 में। इससे हम स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और देखिए जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया ना, क्या काम किया आपको पता है, रिपन ने क्या काम किया, तो याद रखेंगे इन्होंने ग्राम पंचायत के साथ साथ दोस्तों क्या क्या किया, न्याय पंचायतों की व्यवस्था की और जिला पंचायत दोस्तों जिला बोर्ड का गठन किया। और जो इनका ये प्रस्ताव था ना रिपन प्रस्ताव 1882, इसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और रिपन को साथियों क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक, क्योंकि इन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया था, ठीक साथियों। तो याद रखेंगे रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं दोस्तों। ये आपके लिए मोस्ट नहीं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए 1907 में हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम शाही आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम शाही आयोग कहते हैं दोस्तों। और इस आयोग ने दोस्तों राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात की। अब देखिए विकेंद्रीकरण हम पहले बता चुके हैं कि पहले गांव की व्यवस्था की जाए, गांव के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद दोस्तों जिले, जिले के बाद राज्य, राज्य के बाद केंद्र, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने कहा, तो हॉब हाउस की अध्यक्षता में दोस्तों एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, शाही आयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात किस आयोग में की गई, तो शाही आयोग में, ठीक है। चलिए अब आपको पता है दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, इसमें याद रखेंगे कि इसमें क्या किया था। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 जो आता है, इसमें क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं इसके द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित विषय के रूप में शामिल किया गया, मतलब इसमें कोई हस्तांतर नहीं करेगा। और विधि बनाने की शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को, है ना, प्रांतीय विधायिकाओं को सौंपी गई, यानी जो इस पे कानून कोई बनाएगा तो कौन बनाएगा दोस्तों, पंचायतों संबंधी कानून कौन बनाएगा, तो प्रांतीय विधायिकाएं बना लेंगी, ठीक है। तो ये चीज कहा गया है 1919 भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा की हम अगर बात करना चाहें दोस्तों, तो याद रखेंगे संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक कौन थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी।
ठीक है। संविधान सभा में दोस्तों जो ये थी ना, मतलब कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है, इसका दोस्तों समर्थन किसने किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने, क्योंकि वो गांधीवादी थे और गांधी जी भी यही चाहते थे कि गांव का विकास पहले किया जाए तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं सब की वजह से दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आपको पता है भाग कौन सा है? भाग 4। क्या है साथियों? भाग 4 में दोस्तों 36 से लेकर के 51 तक दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से, ठीक है। उसके बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। और इसमें दोस्तों एक अनुच्छेद था, क्या? ग्राम पंचायतों का गठन साथियों, ठीक है। क्या था? ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आपके यूपी बीएड में पूछा गया 2022 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन 6 जुलाई को, ठीक है। देखिए इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप दोस्तों, ठीक है, इन्हीं को दोस्तों पूरा करने के लिए आपको बता दें, इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप नेहरू जी ने दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1952 को आपके यूपी बीएड में पूछा गया। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों कब की गई? 2 अक्टूबर 1952 में। किसके द्वारा? तो नेहरू जी द्वारा। और देखिए किस कंपनी के सहयोग से? दोस्तों आपको पता होगा फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से। फोर्ड फाउंडेशन कहां कंपनी है दोस्तों? तो आपको पता होगा ये अमेरिका कंपनी है, ठीक है। तो इसके सहयोग से साथियों सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि गांव में दोस्तों टीकाकरण करना, सफाई वाली चीजें, पानी की व्यवस्था करना, ये सब चीजें दोस्तों यही सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बीएड दोस्तों अभी लेटेस्ट पूछा गया, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1952 में। किसके सहयोग से? तो फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 40 जो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद नहीं दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। जो चीज हम बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट दोस्तों उसको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। और एक चीज याद रखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, देखिए सामुदायिक विकास का पहला जो स्थापित कार्यक्रम था उसका नाम क्या था? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में चलाया गया। देखिए याद करिएगा, आपसे पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सामुदायिक विकास का पहला कार्यक्रम कौन सा था? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। या फिर पूछेंगे राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1953 में, ठीक। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है 2 अक्टूबर को, और उसके जस्ट 1 साल बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा दोस्तों इसका पहला कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। और देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मतलब उद्देश्य क्या था? देखिए इसको चलाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? सरकार चाहती थी कि जो गांव है ना वहां पे दोस्तों उसका आर्थिक विकास किया जाए और सामाजिक सुधार किया जाए। मगर साथियों जब नेहरू जी चलाने के बाद दोस्तों देखते तो कोई सफलता इनको मिलती नहीं, मतलब पूरा का पूरा इनका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो था वो पूरा का पूरा असफल हो जाता, फेल हो जाता है साथियों। और नेहरू जी को बहुत धक्का लगता है कि हम भैया गांव के बारे में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, मगर वहां पे कोई भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा, इसका कोई भी फायदा नहीं हमें दिख रहा। तो देखिए उसके लिए दोस्तों ये क्या करते हैं कि पंचायती राज संबंधित दोस्तों समितियां बनाते हैं, ठीक है। कि कहते हैं भैया इनकी हम देखें तो देखिए सबसे पहली समिति दोस्तों, और आपको बता दें एक चीज कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आ चुकी है, बलवंत राय मेहता समिति के पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हम देखेंगे। और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना बड़ा मोस्ट लगाना चाहिए लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 कब आया था? 1957 में दोस्तों ये समिति लाई गई। और दोस्तों इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें कि इसका एक ही उद्देश्य था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो संरचना एवं कार्यप्रणाली की संरचना एवं उसकी जो असफलता हुई थी है ना, जो सफलता में बाधक बनने वाले कारणों को पता लगाना था साथियों। मतलब जो सामुदायिक कार्यक्रम बुरी तरह से दोस्तों फेल हो गया था, तो नेहरू जी ने दोस्तों ये जानने के लिए इसके गठन किया कि भैया इसमें दिक्कतें क्या हुई थी, किस वजह से वो चीजें फेल हुई। तो इसके लिए दोस्तों आपका कौन सा बलवंत राय मेहता समिति का आयोजन क्या आता है दोस्तों? समिति का गठन करते हैं कब? 1957 में। तो देखिए इसका रिपोर्ट क्या होता है, तो देखिए रिपोर्ट क्या सौंपती है ये, रिपोर्ट में क्या कहती है? तो दोस्तों इसमें कहा गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। इसने क्या बोला दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति ने बोला कि जो आपके विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हमने बताया था कि गांव से केंद्र की तरफ भागना ना, मतलब गांव, पहले गांव का विकास करो, फिर
ब्लॉक का, फिर जिला का, फिर राज्य का, फिर केंद्र का ना। तो उसमें और जो सामुदायिक कार्यक्रम को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करिए। ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों एक चीज याद रखेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कौन है, बलवंत राय मेहता। कौन है, बलवंत राय मेहता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि इन्होंने ही, बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का सुझाव दिया था। क्वेश्चन आएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की, तो बलवंत राय मेहता समिति। देखिए कौन कौन सी त्रिस्तरीय होंगी, तो आपको इन्होंने कहा कि पहला एक दोस्तों ग्राम पंचायत हो, जहां पे दोस्तों ग्राम स्तर पे एक पंचायत होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों ब्लॉक पंचायत हो जो ब्लॉक स्तर पे हो, और तीसरा दोस्तों जिला परिषद हो जो कि जिला स्तर पे हो। तीन स्तरीय। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पिछली बार पूछा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों। और आपको बता दें यही अभी लागू भी है, यही क्या है, पंचायती राज अभी चल भी रही है, याद रखेंगे। और देखिए इसकी शुरुआत कहां से की गई थी ये भी याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों इसकी शुरुआत कहां से करते हैं, तो आपको पता है नेहरू जी, इस समय नेहरू जी होते हैं। ठीक है, तो नेहरू जी दोस्तों सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, देखिए 2 अक्टूबर इसी समय 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम में चला गया, क्योंकि दोस्तों इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से दोस्तों इसकी शुरुआत की जाती है। किसकी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब करते हैं, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों। नागौर जिले के साथियों किस गांव से, बगदरी गांव से। हालांकि दोस्तों बगदरी गांव नहीं पूछते हैं, वो नागौर जिला ही पूछ लेते हैं, यही तक सीमित रहता है। ठीक है, सबसे पहले कहां शुरू की गई, तो दोस्तों कहां से, नागौर जिले से। ठीक है, और दोस्तों कभी बार पूछता है कि दूसरी बार कहां शुरू की गई, दोस्तों दूसरा भी याद रखेंगे, ये 2 पूछ लेता। मान लिया पहला ना पूछे कि सबसे पहले कहां शुरू किया, तो पूछेंगे दूसरी बार कहां शुरू की गई, तो 11 अक्टूबर। देखिए मतलब कि 11 अक्टूबर लगभग दोस्तों 9 दिन बाद, कहां से, 11 अक्टूबर 1959 को दोस्तों कहां शुरू करते हैं, आंध्र प्रदेश के महबूब जिला से दोस्तों शुरू किया जाता है। और फिर दोस्तों 1960 आते आते कर्नाटक, असम और तमिलनाडु में यह व्यवस्था शुरू होती है, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर देते हैं। उसके बाद 62 में दोस्तों 2 साल बाद महाराष्ट्र में, और 63 में गुजरात में, और 64 में पश्चिम बंगाल में ये पंचायती राज व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाती है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे सर्वप्रथम दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था कहां शुरू की गई, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बदगरी गांव में। ठीक है, और फिर दोस्तों दूसरी बार तो कहां पर दोस्तों, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में। फिर 1960 में दोस्तों कर्नाटक, असम, तमिलनाडु में। 62 में दोस्तों महाराष्ट्र, 63 में गुजरात, और 64 में पश्चिम बंगाल में शुरू कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद साथियों दूसरी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पिछली बार पूछी गई। ठीक है, ये पिछली बार पूछी गई, अशोक मेहता समिति। देखिए अशोक भाई याद रखेंगे, ये 13 सदस्यीय कमेटी थी। और दोस्तों इन्होंने कहा कि 3 स्तरीय नहीं, केवल 2 स्तरीय करिए। ठीक है, देखिए अशोक जी ने एक क्या किया, एक का शोक कर दिया, मतलब एक कम कर दिया। याद रखेंगे, देखिए बलवंत मेहता है ना, बलवंत मेहता दोस्तों क्या किया कि त्रिस्तरीय बताई थी, मगर अशोक जी आए और इन्होंने कहा द्विस्तरीय बहुत है, 3 ना करो 2 कर दो, है ना। अशोक से याद रखेंगे, इन्होंने एक कम कर दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे अशोक मेहता समिति ने किस सिफारिश की थी, 1977 में आए। ये समिति कब बनाई गई, 1977 में। ठीक है, 77 में। और दोस्तों इन्होंने कहा कि नहीं 3 स्तरीय नहीं, केवल 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। और याद रखें 2 स्तरीय कौन कौन से, तो इन्होंने कहा कि 15 से 20 गांवों को मिलाइए और उसको एक मंडल बना दीजिए, उसे मंडल पंचायत कहा जाएगा। ठीक है, 15 से 20 गांवों को मिला करके एक मंडल पंचायत बना दो। ठीक है, और साथियों एक जिला पे स्तर पे एक जिला परिषद बना दो। तो 2 स्तरीय समिति की सिफारिश किसने की, अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ज्यादा। ठीक है, और इन्होंने इसके साथ साथ और क्या कहा, इन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल कितने, 4 साल करें। जैसे आपको पता अभी 5 साल होता है, इन्होंने कहा 4 साल कर दीजिए। और क्या कहा, इन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को भाग लेना, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी ना, वो ये कह रहे हैं इनको भी इसमें भाग लेना चाहिए, गांव के पंचायती चुनाव में भी ये भाग लें। ठीक है, और क्या कहा कि SC ST के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर दोस्तों उनका प्रतिनिधित्व हो, मतलब उनको दोस्तों आरक्षण दिया जाए। ठीक है, और कहा कि वित्त आयोग का गठन करो पंचायतों के लिए। अब देखिए मान लो साथियों स्थानीय स्वशासन होगा तो जो ग्राम प्रधान होगा अपने जेब से पैसे लगा के थोड़ी गांव की भलाई करेगा, उसके लिए एक वित्त आयोग का गठन करो जो कि उनको पैसे दे, किसको, प्रधान को, ग्राम प्रधान को जो जीत के आए तभी तो विकास कर पाएगा गांव को। तो इसके लिए किसने कहा था, अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात इनकी कुछ है तो दोनों, ये आपका बहुत बार पूछा गया कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, तो अशोक मेहता समिति ने। चलिए अगली कमेटी के बारे में पढ़ते हैं, PKV राव समिति। देखिए इन्होंने दोस्तों 4 स्तरीय बता दिए। देखिए PKV, अब
देखिए इनका नाम भी बहुत बड़ा है ना, इनके नाम में 4 अक्षर दोस्तों पी के वी और राव अलग से ना, तो 4 हो गए। तो याद रखेंगे 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश किसने की, तो दोस्तों पी के वी राव समिति ने। देखिए कौन कौन से 4 स्तरीय बताए इन्होंने, पहला कहा एक राज्य स्तर पर बनाइए, राज्य विकास परिषद बनाइए, फिर एक जिला स्तर पर जिला पंचायत, फिर एक दोस्तों मंडल स्तर पर दोस्तों मंडल पंचायत, और फिर एक ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला पंचायत और राज्य विकास परिषद, इन्होंने 4 स्तरीय मॉडल का सुझाव दिया। देखिए हमने भी तक क्या बताया, 2 स्तरीय किसने दिया, तो अशोक मेहता समिति, 3 स्तरीय दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, और दोस्तों 4 स्तरीय पी के वी है ना, पी के आए भी और कहा 4 स्तरीय कर दो ना, जैसे पी के नहीं आते कहते 4 दे दो है ना, तो इस तरह से याद कर लें। देखिए हम बुराई नहीं कर रहे मगर ये आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो 4 स्तरीय किसने, पी के वी है ना, और दोस्तों याद रखेंगे इसे कोकार्ड समिति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोकार्ड समिति। और इन्होंने भी कहा कि राज्य वित्त आयोग को गठन करिए, तभी तो दोस्तों पंचायतों को पैसा मिलेगा। और इन्होंने कार्यकाल की बात कितनी की, कहा 5 साल इसका कार्यकाल रखिए, ठीक है। और दोस्तों अगला आता है एल एम सिंघवी समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल एम सिंघवी समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1986 में आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किसने दिया, किस समिति के सिफारिश पर दोस्तों, एल एम सिंघवी समिति है ना, 1986 में आती है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की दोस्तों ये मांग करते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इन्होंने कहा कि चुनाव में दलों की भागीदारी ना हो, इन्होंने कहा कि चुनाव में जो ग्राम पंचायत चुनाव हो दोस्तों इसमें दल भाग न ले, मतलब कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा ये लोग भाग न ले, और न्याय पंचायतों की व्यवस्था करो, मतलब कि अगर कोई बात होती दोस्तों गांव में तो वहां पे दोस्तों उनका झगड़ा वहीं सुलझा दिया जाए, इसके लिए न्याय पंचायतों की व्यवस्था की जाए। और दोस्तों पीके थुंगन समिति दोस्तों आती है, और इसने भी दोस्तों क्या कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते। संवैधानिक दर्जा के लिए दोस्तों 2 समितियां आई, कौन कौन सी, पीके थुंगन समिति, और साथियों अभी हमने एक ऊपर पढ़ा है कौन सी, एल एम सिंघवी। तो याद रखेंगे आपसे पूछेगा कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए, देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की, तो एल एम सिंघवी। और दोस्तों कौन सी, तो पीके थुंगन समिति दोस्तों 1988 में आई। तो इसने भी बात की कि पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। इसके साथ इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी को दोस्तों आरक्षण दिया जाए, और ये भी लागू हुआ है। तो याद रखिए दोस्तों पीके थुम्मन की बहुत सी चीजें मानी भी गई, ठीक है। और दोस्तों प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग गठन किया जाए, ये भी मानी गई है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग गठन किया जा सकते हो, क्योंकि राज्य में दोस्तों जब आयोग होता भी तो पैसे मिलेंगे, ग्राम पंचायत जो प्रधान होगा। और पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों कम से कम 5 साल होगा, अधिकतम 5 साल, समझिएगा। पंचायतों का कार्यकाल कितना हो, 5 साल हो, परंतु राज्यों की इच्छा अनुसार 3 साल से कम भी ना हो। देखिए इन्होंने कहा कि देखिए 5 साल होना चाहिए, अगर राज्य कोई घटाना चाहता तो कम से कम 3 साल, इससे कम ना करे, ठीक है। तो याद रखेंगे लगभग इनकी सारी बातें मानी गई साथियों, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, वो भी मान ली गई, और महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिले, ये भी माना गया है। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग हो, ये भी माना गया, और कार्यकाल कितना हो, 5 वर्ष का, ठीक, ये भी इनकी इच्छा मान ली गई। तो थुंगन जी की सारी इच्छाएं मान ली गई भैया, पीके थुंगन, ठीक है। देखिए कितने अच्छे व्यक्ति है ना। चलिए अब याद रखेंगे साथियों, देखिए इन सबके द्वारा राजीव गांधी जी, देखिए वर्ष 1989 में राजीव गांधी जी द्वारा दोस्तों लोकसभा में एक 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया था। देखिए विधेयक क्या होता है, जो देखिए विधेयक आता है तो पास हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, मगर दोस्तों संशोधन क्या होता है, वो पास होकर संशोधित कर जाता है। समझिएगा कि देखिए ये स्थानीय जो सुशासन है ना, इसके लिए साथियों 1989 में राजीव गांधी द्वारा लोकसभा में 264वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो कि लोकसभा में तो पारित होता मगर दोस्तों राज्यसभा में पारित नहीं होता, इसलिए ये मतलब कि नहीं बन पाता आपका दोस्तों कानून, ठीक है। मतलब ये वहीं से लोकसभा में पारित होता है। आपको पता है कोई विधेयक पारित होने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लोकसभा में पास हो गया था मगर राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए पास नहीं हो पाई, ठीक है। तो याद रखेंगे, चलिए एक बार हम दोहरा देते हैं शॉर्ट में, क्या आपको याद करना क्या नहीं याद करना, ठीक है, अभी तक, ठीक है, जो हमने यहाँ तक पढ़ाया है समिति से, ठीक है। तो याद रखें, देखिए पहले क्या है, तो आपके बलवंत राय मेहता समिति, सबसे समझिएगा बलवंत राय मेहता समिति, इनसे क्या याद रखेंगे, केवल इनका डेट 1957 याद रख लेंगे, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, बस इतना याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत भाई ने क्या कहा, 3 स्तरीय बनाओ, ठीक है। उसके बाद आएगा अशोक मेहता समिति साथियों, ठीक है। अशोक मेहता समिति कितने, 2 स्तरीय, ठीक। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा, 2 स्तरीय बनाइए, मंडल पंचायत और जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद साथियों आते हैं पीकेवी, देखिए पीके आते भी क्या कहते हैं 4 बना दो ना, 4 बना दो ये 4 स्तरीय पीकेवी, ठीक है। पीकेवी राव समिति क्या कहते हैं, 4 स्तरीय, ठीक है। और पीकेवी
समिति और पीके थुंगन समिति दोनों में अंतर है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दो लोग आते हैं, एल एम सिंघवी समिति और दोस्तों एल एम सिंघवी और पीके थुंगन समिति, ये दोनों लोग क्या कहते हैं, किसको संवैधानिक दर्जा दे दो। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 आपके अलग अलग दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब साथियों देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। क्या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में साथियों आपको बता दें कि इसके लिए दोस्तों देखिए आपको पता है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में आपको पता आर्टिकल 40 में बताया गया था, मगर दोस्तों उसमें कुछ कहा नहीं गया था। देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य के ऊपर डिपेंड है, राज्य चाहे लागू करे या ना करे, है ना। देखिए मान लिया कोई राज्य चाहता हम नहीं करेंगे भैया ग्राम पंचायत गठन, तो नहीं करेगा, मगर दोस्तों इसके लिए कानून बनाया जाता है, तब तो लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था इसके बारे में किसमें दिया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और इसी के तहत दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और भाग 9 में दोस्तों पंचायतें जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद दोस्तों 343 से लेकर के 343 अड़ा में तक है ना, 343 से लेकर के 343 अड़ा तक है, यानी अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो अड़ा को ओ कह सकते हैं ना, तो 343 से लेकर के 343 ओ तक क्या है, ग्राम पंचायतों के बारे में 73वां संविधान संशोधन किया गया। आपसे पूछेगा कि ग्राम पंचायत के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत दोस्तों अनुसूची 11 जोड़ी गई थी ना। और आपको बता दें उस समय दोस्तों जब ये संशोधन किया गया तो उस समय कौन थे दोस्तों प्रधानमंत्री, तो पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव क्या थे उस समय प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति कौन थे, किन्होंने दोस्तों ये इस अधिनियम को दोस्तों पारित किया था, तो शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा दोस्तों ये चीजें पारित की गई। और दोस्तों ये सब चीजें लागू कब होती, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाते ना। तो 73वां संविधान संशोधन है ये कब लागू होता है, तो 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। और साथियों आपको बता दें कि इस संशोधन ने देखिए जो ये संशोधन किया गया कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों इस संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसके अतिरिक्त दोस्तों देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तो दे देगा, अब दोस्तों प्रधान जो किस पे काम करे, कौन कौन सी चीज बनवाएगा, कि मतलब किसी घर बनवाएगा या फिर सड़क बनवाएगा या फिर पानी की व्यवस्था क्या क्या करेगा, उसके लिए दोस्तों विषय भी तो बताना चाहिए कि भैया इतने काम आपको करने हैं। तो दोस्तों उसी के लिए दोस्तों आपको बता दें पहली चीज क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके अलावा दोस्तों इसके लिए अतिरिक्त संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और दोस्तों उसी में बता दें कि जिसमें क्या कहेगा पंचायतों के लिए कार्य संबंधी दोस्तों 29 विषय की सूची बना दी गई है, इस 29 विषय पे आप काम करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि भैया ग्राम पंचायतों के लिए दोस्तों कितने विषय बताए गए हैं, तो 29 विषय। किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित दोस्तों, ग्राम पंचायत से। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इतने सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे और यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लेंगे। चलिए अब दोस्तों हम पूरी चीजें देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, इसको दोस्तों 243 कर लेना क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो देखो 243 ए में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत की परिभाषा, देखिए ग्राम पंचायत होता क्या, उसकी परिभाषा आपको बताई गई 243 में, ठीक है। क्या कहा गया कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव की मतदाता सूची में शामिल लोगों का समूह क्या होता है, ग्राम पंचायत। देखिए आप जो वोटिंग करते हैं ना, वोटिंग में आप देखते होंगे दोस्तों, पता नहीं मेरा वोट आया नहीं आया, तो उसमें दोस्तों जब हम सूची देखते हैं ना, तो उसमें अगर आपका नाम है इसका मतलब क्या, आप ग्राम पंचायत के दोस्तों क्या हैं, ग्राम पंचायत मतलब कि वहां के दोस्तों क्या है, ग्राम पंचायत चुनाव में आप भाग ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों गांव का होता है, ग्राम पंचायत का होता है, तो राज्यपाल द्वारा सूचित गांव की मतदाता सूची में अगर आपको नाम है दोस्तों, उन लोगों समूह को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है। उन लोगों के समूह को ही ग्राम पंचायत। देखिए अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम का है तो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है साथियों, क्योंकि उसका नाम जो है मतदाता सूची में नहीं है। तो देखिए मतदाता सूची दोस्तों कौन प्रमाणित करता है दोस्तों, राज्यपाल, ठीक है। याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत का होता है तो राज्यपाल द्वारा सूचित गांव की मतदाता सूची में शामिल लोगों का समूह क्या कहलाता है, ग्राम पंचायत, जो कि चुनाव करवाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 243 बी में क्या कहा गया है, पंचायतों का गठन, कि पंचायतों का गठन कैसे किया है, जो इंपॉर्टेंट दोस्तों उसके बारे में हम बताते रहेंगे, ठीक है। 243 बी में क्या है, पंचायतों का गठन। 243 सी क्या कहता है कि पंचायतों की संरचना। अब देखिए पंचायत कैसी होंगी, तो इनके बारे में कौन निर्णय लेगा दोस्तों, राज्य का विधानमंडल। आपको पता है राज्य के विधानमंडल में कौन कौन आएगा, तो दोस्तों कौन कौन आएगा दोस्तों, तो विधानसभा है ना, कौन आएगा, विधानसभा, और दोस्तों विधान परिषद, जहां कहीं भी विधान परिषद है वो विधान परिषद आएगी, और उसके अलावा राज्यपाल। तो ये तीनों लोग मिलकर दोस्तों इसके नियम कानून को बात करेंगे दोस्तों की पंचायतों की संरचना कैसी होगी, त्रिस्तरीय होगी, द्विस्तरीय होगी, है ना, कितने समय होगा, वो सब चीजें कौन बात करेगा, तो आपके विधानमंडल, ठीक, राज्य के विधानमंडल, जिस राज्य की बात होगी वहां के विधानमंडल। अगला 243 डी, इसमें दोस्तों महिलाओं SC ST को आरक्षण की बात की गई, और कितने परसेंट, 33%,
ठीक है। देखिए आरक्षण क्या होता है कि देखिए अगर दोस्तों टोटल 100 लोग हैं ना, देखिए 100 गांव हैं तो दोस्तों इसमें से 33 गांव में कौन सीट आएगी, महिला सीट। देखिए आपने सुना होगा ना कि हमारे गांव महिला सीट आई, हमारे गांव में एससी सीट है ना, एससी खड़ा होगा और कोई जनरल नहीं खड़ा हो पाएगा दोस्तों, हमारे गांव में एसटी आई, हमारे गांव ओबीसी सीट है। तो वही चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो 33% आरक्षण मिलता है, ठीक है। हर मतलब कि जितने भी अगर मान लिया आपके यहाँ कितने 200 गांव हैं, ठीक है, तो 200 गांव में दोस्तों जो प्रधानी के चुनाव होंगे ना, तो 200 गांव में 66 गांव में दोस्तों महिला सीट आएगी। तो इसका मतलब 33% आरक्षण ये फिक्स है, समझ गए। चलिए अब 243 क्या कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल, तो आपको बता दें पंचायतों का कार्यकाल कितना था दोस्तों, प्रथम बैठक से 5 साल तक पंचायतों का कार्यकाल। दोस्तों ये वाला याद रखेंगे कि 243D पूछेंगे आपसे कि महिलाओं एससी एसटी का आरक्षण दोस्तों किस अनुच्छेद में बताएगा, तो 243 के डी में, ठीक है। तो 243E में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, तो प्रथम बैठक से दोस्तों 5 साल तक पंचायतों का कार्यकाल चलेगा। अगला है 243F क्या है, तो सदस्यता हेतु दोस्तों अयोग्यताएं। तो दोस्तों आपको पता है कि कम से कम दोस्तों जो प्रधान हो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल, ठीक है। देखिए वोट डालने की 18 साल, और दोस्तों जो खड़ा हो रहा है प्रधानी पे या फिर दोस्तों ग्राम पंचायत नगर पंचायत में उसका 21 साल होना चाहिए। ये आपने 243F में बताएगा। अगला है 243 का जी, दोस्तों क्या बताएगा, पंचायतों की शक्तियां व दायित्व। दोस्तों किन पे वो काम करेंगे, उसकी शक्तियां क्या क्या हैं, क्या दायित्व हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता है कि 243G के लिए दोस्तों अनुसूची 11 जोड़ी है, जिसमें 29 विषय बताएगा। हमने बता दिया कि 29 विषयों पर कोई ग्राम प्रधान काम कर सकता है, जैसे दोस्तों सफाई हो गया, सड़क निर्माण हो गया, है ना, नाली सफाई, है ना, इस तरह की चीजें दोस्तों 29 विषय हैं जिन पर प्रधान काम करेगा, 243G में बताएगा। चलिए अगला है साथियों 243H। इसमें क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत जो सदस्य होगा दोस्तों वो कर लगाने सकती है उसको। दोस्तों आपको होता है कि जो प्रधान होता है वो गांव में छोटे मोटे कर लगाने, जैसे मेला होता है वहां दोस्तों कर लगा सकता है, क्योंकि जो दुकानें होती है उनसे कर ले लेगा, कोई बाजार होता है दोस्तों वहां कर लगा लेगा। छोटे मोटे कर लगाने की शक्ति किसमें दी गई है, ग्राम पंचायत के यानी ग्राम प्रधान को, तो 243H में। वही दोस्तों बात करें 243I क्या कहता है, तो 243I क्या कहता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। पंचायतों हेतु वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग का गठन। देखिए पंचायतों को पैसा कैसे मिलेगा, कौन देगा पैसा, ठीक। पंचायत जो चुने जाएंगे वो अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं पैसा, भाई गांव के विकास के लिए अपनी जेब से लगाएंगे। उसके लिए दोस्तों एक वित्त आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग होगा, जो कि इनको पैसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको बता दें, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो आप बता दें राज्यपाल दोस्तों प्रत्येक 5 साल की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। दोस्तों हर 5 साल में दोस्तों इसका गठन किया जाएगा। कौन करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों पंचायतों के लिए किस आर्टिकल में बताएगा, तो आई में, किसमें, 243I में, ठीक है। चलिए अगला है 243J। इसमें क्या कहा गया, पंचायतों के लेखाओं का परीक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 243K क्या कहा गया है कि पंचायतों का चुनाव। देखिए पंचायतों के चुनाव के बारे में किससे बताया गया है, 243K में क्या कहा गया है कि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होगा। देखिए पंचायतों का चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, जिसमें से एक दोस्तों निर्वाचन आयुक्त होगा और एक आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा। देखिए कहा गया है कि जो पंचायतों का चुनाव होगा ना उसका चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा चुनाव। और इसमें दोस्तों एक क्या होगा, निर्वाचन आयुक्त होगा, और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल। देखिए अभी हमने देखा था राज्य वित्त आयोग के गठन कौन करेगा, राज्यपाल। और उसको जो चुनाव करवाएगा ना राज्य में, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, और इसका जो प्रमुख होगा वो कौन नियुक्त करेगा, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और साथियों एक चीज बता दें कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा इसके कौन कौन से काम होंगे। तो पहला काम क्या होगा दोस्तों, जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा दोस्तों वो मतदाता सूची तैयार करेगा। देखिए मतदाता सूची तैयार करने के बाद दोस्तों राज्यपाल को दिखाता भी है, ठीक है। और पंचायतों के सभी चुनाव का संचालन कराएगा, जो भी पंचायत ग्राम पंचायत चुनाव होगा दोस्तों उनका संचालन भी कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यतः 2 काम होंगे। पहले चीज मतदाता सूची तैयार करेगा कि गांव में किसका किसका वोट आएगा, किसका किसका नहीं आएगा, वो तैयार करेगा। दूसरे दोस्तों पंचायतों के सभी चुनाव का संचालन भी कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब 243L क्या कहता है दोस्तों कि इस भाग का केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होना, ठीक है। मतलब जो ये भाग है ना दोस्तों, ये सब चीजें ना मतलब कि जो ये ग्राम पंचायत है ये कहीं कहीं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू हो सकती हैं। और 243M क्या कहता है, कुछ राज्यों व क्षेत्रों में इनका लागू न होना, उसके बारे में भी बात करें। कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं जहां पे ये ग्राम पंचायतें लागू नहीं है साथियों, ठीक है। और 243N क्या कहता है, पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। मान
ले दोस्तों पहले से कोई कानून बने हैं तो उनको दोस्तों खत्म नहीं किया, उनको भी जारी रखा जाएगा। ये आपका 243N कहता है और 243 दोस्तों ओ कहता है और ये अंतिम आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा 243 से लेकर के दोस्तों 243 ओ तक था ना, यानी अणा तक। अगर हिंदी में देखते तो ये अणा होता, ठीक है। तो 243 जीरो में क्या कहा गया, ओ में कहा गया है कि चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर, मतलब जो चुनावी मामला होंगे ना इस पर दोस्तों, जो ग्राम पंचायत के चुनावी मामले होंगे इस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता गांव के चुनावी माहौलों में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अब दिखाते हैं, देखिए यहां तक हो गया। अब देखते हैं कहां पे कौन सी स्तरीय पंचायत है। देखिए हमने बताया कि दोस्तों अब एक चीज समझिएगा, जब ने कहा ना कि कहीं कहीं पे एक स्तरीय पंचायती राज है, कहीं 2 स्तरीय सिफारिश किसने की थी, है ना, अशोक मेहता समिति 3 स्तरीय किसने की थी, तो आपको पता होगा बलवंत राय मेहता ने, PKV राव समिति ने क्या कहा 4 स्तरीय की है। तो वो सब चीजें हैं कहां पे, तो याद रखें साथियों कि एक स्तरीय पंचायत कहां है, केवल ग्राम पंचायत। एक स्तरीय में कौन सी होगी, तो केवल ग्राम पंचायत। कौन कौन से राज्य में है, तो केरल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम। दोस्तों वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मगर आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। तो आपसे पूछेगा कहां कहां केवल एक स्तरीय पंचायती राज है, तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए और द्विस्तरीय दोस्तों आपको पता है द्विस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किसने की, एक बार मैं दोबारा दोहरा दूं, किसने की थी, अशोक मेहता समिति द्वारा। किसने, अशोक मेहता समिति ने। अशोक भैया ने कहा था भैया 2 स्तरीय ठीक है ना, 2 ही स्तरीय ठीक है। तो कौन कौन सी 2 स्तरीय होंगी, पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दोस्तों ये हैं। कहां कहां दोस्तों हैं, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में दोस्तों 2 स्तरीय सिफारिश की गई है। यहां पे दोस्तों अभी वर्तमान में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। दोस्तों 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां कहां है, और देखिए इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी, 3 स्तरीय सिफारिश है ना, और ये दोस्तों अधिकतर मानी गई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी होंगी स्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। कहां कहां है, तो अपना उत्तर प्रदेश है, आपको पता भी होगा, पड़ोसी दोस्तों बिहार हो गया, महाराष्ट्र दोस्तों एकनाथ शिंदे वाला, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, राजस्थान। दोस्तों यहां पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और साथियों अगर बात करते हैं 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो साथियों 4 स्तरीय भी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा आपसे पूछा 4 स्तरीय कहां, तो पश्चिम बंगाल में। कौन कौन सी स्तरीय, ग्राम पंचायत होगा दोस्तों, एक अंचल पंचायत होगा, एक आंचलिक पंचायत, एक जिला परिषद। तो याद रखेंगे 4 स्तरीय पंचायत समिति कहां है, तो आपकी पश्चिम बंगाल में। और आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे, एसके डे थे। कौन थे, एसके डे थे दोस्तों, ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों 73वां संविधान संशोधन देख लिया, जिसके लिए दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब दोस्तों देख लेते हैं नगर पालिका के बारे में, ठीक है। नगर पालिकाएं याद रखेंगे, नगर पालिकाओं में दोस्तों को पता 74वां संविधान संशोधन किया गया कब, 1992। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, और इसी के लिए दोस्तों 9A जोड़ा गया। देखिए 9 में क्या है, देखिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, 9 जोड़ा गया भाग, है ना। 9 में कहां से, 243 से लेकर के दोस्तों 243 ओ तक जोड़ा गया था ना, याद रखेंगे। तो 9 का ए जोड़ा गया, तो 9 जोड़ा गया दोस्तों, है ना, 9 जोड़ा गया। अब साथियों देखिए याद रखेंगे, अब दोस्तों नगर पंचायत के लिए दोस्तों 74वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके लिए 9A जोड़ा गया। इसमें क्या है, आपसे पूछेगा भाग 9A में क्या है, तो नगर पंचायतें हैं। और दोस्तों ये कहां से हैं, तो अनुच्छेद 343 पी से, देखिए ओ तक तो वही था, 200 पी कर लीजिएगा ना, पी से लेकर के 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है, ठीक है। और साथियों इसी के द्वारा देखिए आपसे पूछेगा कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, तो भाग 9A जोड़ा गया और अनुसूची 12 जोड़ी गई। देखिए अनुसूची 12 में जो नगर पालिका है दोस्तों उनके लिए टोटल 18 काम बताए गए, ठीक। अनुसूची 12 जोड़ के उनके 18 काम दे देंगे भैया, इन पे आप काम करिए। जैसे दोस्तों आपको पता है ग्राम पंचायत के लिए अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय बताए गए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नगर पालिका के लिए कितने विषय पे काम करने के लिए बताया गया, तो 18 विषय पर, ठीक है। और आपको बता दें जो नगर पालिका ना ये भी त्रिस्तरीय अपनाई गई। कौन कौन सी, तो पहला नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद और फिर नगर निगम, ठीक है। और आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है, तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे प्रसिद्ध राजा थे दोस्तों। ये अभी आपके यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 17 जुलाई को पूछा गया क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब साथियों ये चीजें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा दोस्तों मद्रास राज्य के,
ठीक, मद्रास राज्य के लिए दोस्तों 1687 में नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। दोस्तों आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कहां पर नगर निगम की स्थापना की गई? मद्रास में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको पता है कि 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन दोस्तों मद्रास, कलकत्ता व बंबई तीनों महानगरों में दोस्तों नगर निगम की स्थापना कर दी जाती है। कहां पर, किस आर्टिकल चार्टर के तहत? तो 1793 चार्टर अधिनियम के तहत दोस्तों मद्रास, कलकत्ता व मुंबई में तीनों महानगरों में दोस्तों नगर निगम की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन से संबंधित, ठीक है, देखिए नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम के तहत साथियों नेहरू जी, सरदार पटेल और लालजी टंडन आदि बड़े नेताओं ने दोस्तों नगर पालिका में प्रवेश भी लिया था और जीते हुए थे। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो स्थानीय स्वशासन साथियों हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो एक बात दोस्तों हम आपसे क्या कहेंगे, देखिए आज हमारा जो आपका संविधान है यूपी SSSC पेड कोर्स के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम दूसरे भी टॉपिक, आपको पता है इसके साथ साथ हम हिंदी और स्टैटिक जीके कंप्लीट भी करवा चुके हैं लगभग साथियों। अब दोस्तों हम देखेंगे और किसी सब्जेक्ट के बारे में पूरा हमें कोर्स कंप्लीट कराना, किसके लिए दोस्तों? यूपी SSSC पेड के लिए, और आपको इस वाले प्लेलिस्ट पे सब चीजें मिलती रहेंगी। देखिए अब दोस्तों अगर आपने संविधान पढ़ लिया, अब दोस्तों इसके हम MCQ भी लेके आएंगे, मतलब इसके हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों एक बार जाइए प्लेलिस्ट पे दोस्तों, ये वाली प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए दोस्तों ये वाली देख सकते हैं। अगर हिंदी पढ़ना है संपूर्ण तो आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। यूपी पुलिस के दोस्तों ये, ठीक, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए दोस्तों हमने ये पढ़ा रखा है। ठीक, बाकी हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथियों इन सबके PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल। क्या? ज्ञान RBL ऑफिशियल। ठीक, RBL ऑफिशियल। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।